अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। ये वाला पार्ट शादी स्पेशल पार्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और प्लीज उसके साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। व्हाइट रोज और लेली फ्लावर से सजाया गया रूम और उसके वस्त में रखे जहाजी साइड गोल शेप के डबल बेड पर बैठी वो सर झुकाए बामुश्किल अपने आंसू पीने की कोशिश में थी। वो कमरे में दाखिल होते उसे देखते गहरा सांस भरकर आ गया था। खटक की आवाज पर उसने चौंकते हुए सामने देखा, जहां वो रवायती दूल्हे का लिबास पहने उसका दुल्हा बहुत स्पॉट चेहरा लिए आगे बढ़ रहा था। अन्ना ने एक शिकायती निगाह उस पर डालते हुए रुख मोड़ लिया था। कुछ ऐसे ही शिकायती निगाह दुल्हन बहत ने भी उस पर डाली थी। आप इंतहाई बुज़दिल इंसान हो दुल्हन बहत। वो उसे देखते ही साइड में पड़ के गुलाब उठाए उसे मारने लगी थी। जो बेचारे चिटेल सीने के मालिक दुल्हन बहत का क्या बिगाड़ते। वो किसी डाली से टूट टूट कर जमीन पर गिर रहे थे। ओ माय गुडनेस, देखो मेरी बहनों को कितनी कि वो सियानी है कि वो तुम्हारे अरमानों से बखूबी वाकफ थी। तभी कमरे में कोई ऐसी वैसी चीज नहीं रखी जो उनके भाई को नुकसान पहुंचाए। उसकी हालत जाट से बेजूस होते हुए दरहान बहत ने कहा, आज वो दूसरी बार अन्ना को यूं रोते देख रहा था। कहीं ना कहीं सोई मोहब्बत ने उसके सीने में चुभन पैदा करनी चाहिए थी, पर वो दुल्हन बहत था, पत्थरों को मार देने वाला। वैसे मुझे भी हक था तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने का। उसके बाप पर अन्ना ने गुस्से से उसको घूरा था, जो उसे देखने के बाद लाखों की मालकियत वाले आलिशान लिबास को देखने लगा, जिसने उसे आते ही दरवाजे के करीब ही सलामी दी थी। इस वक्त वो अपने मामूल के हुलिये में मलबूस दुल्हों का रवायती लिबास उतार कम फेंक ज्यादा चुकी थी। अगर के बिल्कुल साफ शिफाफ निखरे नकूश से उसे कहीं से भी कुछ मिनटों पहले की दुल्हन जाहिर नहीं कर रहे थे। बाढ़ में जाए आप और बाढ़ में गया आपका हक। खबरदार खबरदार, अगर आप मुझ पर किसी किस्म का रोब जमाने की कोशिश की, दूसरों के सामने बनाया गया आपका भरम तोड़ने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगी मैं। वो बेड से उतरते उसे करीब आते वार्निंग देने लगी थी। दरहान बात ने होंठों को कुतरते नाक के जरिए सांस लेते अपनी मुस्कुराहट छुपाने की जरा भी कोशिश नहीं की थी। अन्ना का बस नहीं चल रहा था कि इस शख्स का मर्डर कर दे जिसने उसका सारा प्लान चौपट कर दिया था। वो आंखों में आंसू भरे वहां से निकलते बाहर की जाना बढ़ने लगी थी जब दुल्हाम ने एक ही जश्न में उसे जा लिया था। नो नो माय डियर अनादिल, इतनी आसानी से भला कैसे दुल्हन बहुत तुम्हें अपना तमाशा लगाने दे सकता है? कुछ तो हमारी भी सुन लो। अन्ना, दिलावर हूं मैं, उसने हमेशा वाला रिमाइंडर दोहराया तो दुल्हाम ने अपने दाएं हाथ की पूंछ से उसके कल्ली जैसी मुलायम रुखसारों को छुआ था। एक करंट की लहर अन्ना के वजूद में दौड़ी थी। अनादिल, दुल्हाम के दिलो दिमाग में अपनी तमाम तर नफरत को सहने वाली अन्ना, मिसिस अन्ना दुल्हाम, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। उसने बेजान से ठहरी अन्ना की तरफ जरा से झुकते धीमे सिरों में उसके कानों में सरगोशी की थी। उसके 2 बार के निकाह में पहली बार दुल्हाम ने अपने हवाले से अन्ना के नाम पर जोर दिया तो उसकी रंगत सफेद पड़ने लगी थी। अपनी औकात से बढ़कर पंगे नहीं लेने चाहिए माई वाइफ। रुखसार से फिसलता हाथ अन्ना के सीने पर अटका था। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, दुल्हाम ने उसे हल्का सा पुश करते हुए बेड पर गिराया था। ये तुम्हारे फेवरेट ड्रामा मूवी का सीन नहीं है अनादिल, जहाँ तुम ड्रामा रचाती रूम चेंज कर लो, बाहर जाकर मुझे तमाशा बना दो। ये हकीकी जिंदगी है जहाँ तुम्हें दुल्हन बाद की नफरत को अपने दिलो दिमाग के साथ अपने वजूद पर भी सहना होगा। तुम्हें दुल्हन बद के साथ ताउम्र रहना होगा। अपने वजूद पर रेंगते दुल्हन के हाथ उसे नाम की मन्नत दसने लगे थे। खौफ से उसकी आंखें फटने लगी थी। जब दुल्हन ने उस पर झुकते पहले जिसात कर डाली तो वो जैसे होश में आई थी। पूरी कुव्वत से उसे पीछे धकेलना चाहा था। अपने खौफ में वो दुल्हन के लबों पर खिलती मुस्कुराहट नहीं देख पाई थी। आप ऐसा नहीं करते थे, मुझे ये सब मंजूर नहीं है। उसकी आंखों से शरारे फूटने लगे थे जबकि खौफ से जुबान में लड़खड़ाहट पैदा हुई थी। हाँ, मेरे लिए इम्तिहान बनने से पहले कभी मेरी इजाजत ली थी जो मुझसे रहम की तवक्को करेंगी आप? दुल्हन की आंखों में जमा ग्लेशियर्स उसे ठहराया जा रहा था। वो जवाब देना चाहती थी पर अपने रुखसार पर होने वाली दुल्हन की बाइट ने उसे चिल्लाने पर मजबूर किया था और इस पर दुल्हन का थप्पड़ ने दूसरे ही लम्हे उसकी बोलती बंद करवा दी थी। अब तक इज्जत उछालने का डोंग तुमने रचाया है अनाथ दल्लाहम बहत, लेकिन अब शतरंज की बाजी मैं चलूंगा, मोहरा तुम बनोगे। उसके सीने पर शहादत की उंगली से चुभन छोड़े वो पीछे हट गया था। तुम्हारे साथ सोने से बेहतर है मैं किसी को रखेल रख लूं। यह खुशफहमी निकाल दो कि दुल्हन बद हक की बात करेगा और वो भी तुम्हारे वजूद से। दुल्हन के अल्फाज इतना कि उसके वजूद के लिए हद तक लिए हुए थे, जबकि उसकी जुबान बेजरिया ही उसकी जात के बघेरे उद्देने लगी थी। वो पहली शब की दुल्हन थी जो अपनी किस्मत पर हदजे मातम कुनाह सी थी। वो औंधे मुंह बिस्तर पर गिरते पूरी शिद्दत से रो दी थी। वो मजबूत अना मोतियों की नाजुक लड़ी जैसी लड़की जरा सी छाती पर टूट कर बिखरी थी। शायद के एक लंबे अरसे तक चाहने वालों का ये नफरत बड़ा अंदाज एक दूसरे के लिए ही तकलीफ दे था। रूम से निकलते दुल्हन बहत ने हवेली के तारीख कोशे का इंतहाब किया था। उसके दिमाग की नसें फटने लगी थी। पूरी शिद्दत से उसने अपने हाथों को दीवार पर मारते उसने खुद से अना को मारे जाने वाले थप्पड़ का इंतकाम लिया था। अगर गुजरी शब
अना ने उसके जख्म का हिसाब खुद को जख्म देकर लिया था, तो वो भी तो इतना ही दीवाना शख्स था। दीवार से सर टकाए वो अपना सब कुछ छाड़े बैठा था। आंखों के सामने गुजरे शव का मंजर गुमा था, जब उस लड़की की बगावत ने दुल्हन की मर्दानगी पर जरबकारी लगाते हुए अपने लिए घड़ा खोदा था। मुझे दुल्हन बहस से तलाक चाहिए, मुझे ये शादी नहीं करनी, क्योंकि क्योंकि उन्होंने मुझे इस चीज को लेकर जद्दोकोब किया है। ये मुझसे शादी नहीं करना चाहते दारा जान, और मैं उनकी खुशी के लिए अपनी इस मोहब्बत की कुर्बानी देती हूँ जो निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते में बंध जाने के बाद मैंने उनसे की है। वो सिसकती हुई अपने सर की चादर दारा जान के कदमों में रखे दुल्हन के दिमाग को फक कर गई थी। दुल्हन बहत, क्या ये लड़की सही कह रही है? दारा जान की आवाज की गूंज से पूरा कमरा लजर उठा था। दुल्हन अभी तक गैर यकीनी कैफियत में झूठ के पलंदे बांधे हुए अना को देख रहा था। दारा जान, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? ये सारी जिंदगी का मामला है, मैं ऐसे ही एक अनचाही बीवी बनकर नहीं गुजार सकती। अना के दलाइल दुल्हन की खामोशी उसे मुजरम साबित करने लगी थी। क्या तुम नहीं जानते इस खानदान की 7 पुश्तों में भी ऐसा लफ्ज किसी ने इस्तेमाल नहीं किया? दुल्हन बहन, तुम उसके नताइज से आगाह हो। पूरी दुनिया हम पर थू थू करेगी। चंद घंटों बाद शादी है और तुम अपनी दुल्हन से ये रवैया अपनाए रहे हो। दादा जान की आवाज पर उसने एक कौरदार निगाह अन्ना पर डाली। आई एम सॉरी दादा जान, मैं इस वक्त गुस्से में था। आई स्वेयर आपके मैं अपनी बीवी के साथ सांस छूटने के साथ ही छोड़ूंगा। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। अब अगर ये खुद भी ये रिश्ता तोड़ना चाहेगी तो मैं ये मुमकिन नहीं होगा। दुल्हाबाद का वार अन्ना को एकदम लड़खड़ा गया था। वो क्या सोच कर आई थी और क्या होने जा रहा था? दारा जाने सुरहरू से ठहरे दुल्हाबाद को गले से लगाया गया और अन्ना के सर पर चादर ओढ़े उसके कमरे की तरफ लेकर जाने लगे थे। वो बेयकीन से आगे बढ़ते जरा से गर्दन मोड़े दुल्हाबाद को देखने लगी थी, जिसने विक्ट्री का निशाना बनाते हुए 2 उंगलियों को माथे से मिस करते हुए उसकी गेम को गुड बाय कहा था। और अब वो उसके कमरे में मौजूद थी। एक मौसम हसीयत दे एक जमाना था कि उसने अन्ना को इस रूम में इस जगह पर देखने के लिए कितने सपने बुने थे, और अब मोहब्बत सरंगे किसी बलंग के मस्कन पर पड़ी हुई थी। वो दोनों अतराफ में नफरत का डेरा जमा था। काफी देर अपने अंदर के हब्स को सिगरेट के धुएं में तहलील करने के बाद वो कमरे में आया तो उसे सोफे पर सोई हुई दिखाई दी, जिसने दोनों बाजू आंखों पर रखे हुए थे। दलहाम ने उसको इग्नोर करते हुए अपना ड्रेस लिया और कितनी देर बाद लेने के बाद खुद को कुछ बेहतर महसूस करता बाहर आया। बोली बटकी निगाह उसके वजूद पर पड़ी जो अभी भी ऐसे ही पड़ी हुई थी। एक गहरी सांस भरते हुए उसने टॉवल एक तरफ फेंका और इस फूलों जैसे मुलायम लड़की को अपने 2 हैकल सीने में छुपाए बिस्तर पर लाया था। उसे अंदाजा था कि वो नींद में सिसक रही थी और उसे एक तरफ सुलाते हुए उसने लाइट्स ऑफ की और उससे रूह मोड़े सो गया था। यकीनन अनमी बेदार हुई होती तो यही रवैया अपनाती। तमाम तरह पुरगंदा सोचे सोते वक्त उसके दिमाग पर हावी होने लगी थी, जिनके चाह में भी वो जान नहीं चुरा पाता था। जिस वक्त अरीना को हवेली से निकाला गया था, इस वक्त वो 6 साल की उम्र का हिंसा अबरू करता हुआ दिखाई दिया था। आम बच्चों की निस्बत माँ बाप के रवैयों ने उसे उस वक्त से पहले ही बड़ा कर दिया था और वो हर छोटी छोटी बात को हद दर्जे गहराई से देखने लगा था। बरसती बारिश में रोती छोटी गुड़िया की आवाज पर उठते वो कमरे से बाहर आया था तो उसे एमरे के हाथ में देखकर शो के मोहब्बत से लेने को आगे हाथ बढ़ाए, जिन्हें एमरे ने साथी तक झटक दिया था। न जाने किसका गंदा खून पाले फिर रही है उसकी माँ। दलहाम, तुम इस गंध को छुओगे तो तुम भी गंदे हो जाओगे। एमरे ने हमेशा नक्शा से तैयार रहने वाले अपने बेटे को कहा तो उसने एक नजर इस गुड़िया पर डाली और पीछे हो गया। तभी शाहबाद अंदर आया। क्यों रो रही है ये? अरीना कहाँ है? एक नजर खाली कमरे पर डालते हुए उसने कहा था तो एमरे ने भरपूर चौंकने की एक्टिंग की थी। पता नहीं, और आप यहाँ हैं? मैं तो समझी आप एनेक्सी में गए हैं। काफी देर पहले ही मुझे एक साया सा एनेक्सी की तरफ बढ़ता हुआ मालूम हुआ। मैं समझी आप अपने दोस्त के पास जा रहे हैं। एमरे ने बच्ची को जलाते हुए कहा तो शाहबाद के माथे पर कई सिलवटें नमूदार हुई। वो तेज से एनेक्सी की तरफ बढ़ा तो एमरे जानबूझकर रोती हुई बच्ची को आड़े के दरवाजे के सामने से गुजारते कमरे में जाकर अरीना की मौजूदगी का पूछा था। ये सब इतनी तेजी से हुआ था कि सभी हवास बहाता थे और फिर नेक्सी की तरफ बढ़ते हुए एमरे और शाहबाद के कदमों के साए में सभी इनके पीछे आए थे। सामने के मंजर को सबने वैसे ही लिया था जैसे दिखाया जा रहा था। अरीना को निकाले एमरे मुकम्मल सुकून की जिंदगी गुजारी थी। जब एक दिन बीजान और अफरीम के साथ बात करते हुए शाहबाद की आवाज ने उसे तजस्सुस में मजबूर किया था। दलावर यजदानी काफी बुरे हालों में है। अरीना को मैंने उसकी जगह क्लर्क की जॉब करते हुए देखा है। अभी शायद कुछ और भी कह रहा था जब अरीना के हालात और दलावर यजदानी के एक्सीडेंट ने काफी दुखी किया था। पहली मोहब्बत भूलने की ना थी और खून का रिश्ता भी अपनी जगह कायम था। एमरे का दिमाग कई इस तलाह बुनने लगा था। अगर जो अरीना ने शाहबाद के सामने इस रात का राज खोल दिया तो वो पागलों की तरह चकराती फिर रही थी। अमन की फातिहा पर 6 साल पढ़ने वाला यह पत्थर उसे हद दर्जा डिप्रेशन का कर चुका था। दलहाम जो माँ के सामने अपना रिजल्ट कार्ड लाया था दिखाना चाहता था, एमरे ने उसे बुरी तरह से झटक दिया था। मम्मा, ये
اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب اس کے منہ پر تھپڑ پڑا تھا۔ تمہارا باپ اس کامزاد بد کردار عورت کے عشق میں مبتلا مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ اسے تم سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ ارینا کی ناجائز بیٹی اور اس کی فکر ہو رہی ہے، اور تم ان کتابوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ ایمنے نے اس کی نوٹ بک اٹھائے تار تار کاٹ دی تھی۔ ماں کی سنبل پر وہ سسکنے لگا تھا جب شہبت کمرے میں آئے۔ کیا ہوا دلہام؟ ہاتھ مت لگاؤ میرے بیٹے کو، کچھ نہیں لگتے تم ہمارے، خوش رہو تم اپنی اس ہوتی سوتی کے ساتھ جس بد کردار ایمرے۔ شہبت نے اس کی بات کو مکمل ہونے سے پہلے ہی تھپڑ دے مارا تو دلہام ڈر کر مارے ماں سے لپٹ کر سسکنے لگا تھا۔ ہاں مارو مجھے، مارو، تمہاری اصلیت جو سب کے سامنے آ رہی ہے، تو مجھے ایک منٹ بھی تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ دلہام کا ہاتھ پکڑے باہر نکل گئی تھی۔ باہر سب لوگ اس تماشے پر اکٹھے ہونے لگے تھے۔ دارا جان اور افریم اسے ایک طرف لے جا کر سمجھانے لگے تھے۔ جب اس نے حویلی دلہام باد کے نام کرنے کا کہا تھا تاکہ کل کو کوئی بھی اس نے حویلی سے نام نکال سکے۔ دارا جان نے ایک نظر وہاں موجود لوگوں کو دیکھا۔ امرا کو خدا 20 سال بعد اولاد کی نعمت سے نوازنے لگا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ بیٹا ہے یا بیٹی، لیکن اس حویلی پر ان کی اولاد کا بھی تو حق تھا، پر وہ خاموش رہی۔ شہبت سے چھوٹے مئیس بہت کی گود میں بھی دریت بہت اور رمس موجود تھے۔ ایسے میں ان کے بچے بھی اس حویلی کے حقداران میں شامل تھے، اور پھر یہ افریم بہت اور دریام بہت کی وراثتی حویلی تھی۔ اس حساب سے تو ارینا بھی حصے دار تھی، اور اس کی اولاد انا بھی، کیونکہ وہ ان کے محروم بھائی اور بھتیجے کی وارث تھی۔ صرف دلہان بہت کے نام اس حویلی کے چلے جانے سے کتنے لوگ اپنے حصے سے محروم پڑ جاتے، لیکن فتح ایمرے کی ہوئی تھی۔ وہ دلہان بہت کے نام ہوتے ہی وہ ایک شان تحفظ سے وہاں رہنے لگی تھی۔ اس امن کی فاتحہ نے زیادہ دن پر نہیں پھیلائے تھے جب حویلی پر ایک بار پھر سے ماتم سجا تھا۔ شہبت ایک ہفتے کے لیے کسی کام سے شہر میں رہ گئے تھے، اور ایمرے کا بہن اسے کسی کل سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ جب اس نے ڈرائیور سے کہتے ہوئے دلہام کے لیے شہر کا رخ کیا تھا۔ اپنوں کی بے وفائی سے آتی ارینا کب کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہوتے ہوئے بستر پر جا پڑی، کوئی بھی ان کے حال سے آگاہ نہ تھا۔ ایسے میں عید دن دوست کی عیادت کو آئے ہوئے شہبت کی نگاہ اس پر پڑی تو کتنی سائتیں انہیں پہچانے میں لگ گئے تھے کہ وہ ارینا ہی ہے۔ ارینا ان سے نظریں چرا کر نکل جانا چاہتی تھی، لیکن شہبت کی قسموں نے قدم روک لیے تھے، انہیں مجبوراً شہبت کی مدد لینی پڑی تھی۔ ایمرے شہر میں آئی تو انہیں ملازمین سے ان کے اور ارینا کے رابطے کی بابت معلوم پڑا تھا۔ گھر میں گویا طوفان ہی آیا تھا۔ رات کے جب وہ واپس آئے تو ایمرے کی موجودگی انہیں چونکا گئی تھی۔ تم شہر میں سب سے چھپ کر یہی کارنامے کر رہے تھے نا؟ دیکھنا شہبت، میں اس بد ذات کے ساتھ تمہاری عزت کا چولہا کیسے نکال پھینکتی ہوں۔ ایمرے شدید غصے میں ان پر جپٹی جو ابھی آڑی سیڑھی پڑی تھے۔ ایمرے تم نہیں سننی مجھے کوئی بھی بات تمہاری، بنا شہبت کو سنے ان سے کہا تھا، اور ایمرے ایک بار چھوڑو مجھے، تم حد درجے نیچ ذات انسان۔ ایمرے نے اپنی طرف بڑھتے ہوئے شہبت کو اچانک سے پیچھے دھکیلا تھا، اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پاتے ہوئے پیچھے کو گرے تھے، اور سیڑھیوں سے لڑکھڑاتے ڈلتی عمر کے وجود نے زیادہ دیر تکلیف برداشت نہیں کی تھی اور وہیں دم توڑ دیا۔ ایک طرف ٹھہرے دلہام نے یہ دل دوست منظر دیکھا تھا اور اسے گہرا صدمہ لگا تھا۔ جس وقت اسے ہوش آیا، چڑیا کا وہ عارضی ٹھکانہ ہوا کے دوش پر اڑ چکا تھا۔ بیوگی کا لباس اوڑھے ایمرے، سفید کفن میں لپٹے شہبت کا چہرہ ایسے بار پھر سے آنکھیں مودے لیٹنے پر مجبور کر گیا تھا، اور جس وقت دوبارہ آنکھ کھلی تو اس کے رشتوں کے ساتھ اس کے اندر کا دلہان بہت میں مر گیا تھا، جس کی جگہ ایک پتھر کی مورت نے لے لی تھی۔ انا کے قسمسانے پر وہ جادو کے دریچے سے نکلتے اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ لڑکی آج بھی ویسی ہی تھی جیسے 2 سال پہلے۔ حیثیت بدلنے سے جو مقام اسے ملنا چاہیے تھا وہ اسے نہیں دے پا رہا تھا۔ وجہ وہی ارینا سے نفرت جس نے اس کا چھوٹا سا اشیانہ تباہ کر دیا تھا۔ ایک بار پھر سے آنکھیں مودے وہ ماضی کا سفر کرنے لگا تھا۔ آپ نے میرے بابا کو مارا ہے، یہ بات میں سب کو بتا دوں گا، وہ سسکتے ہوئے بولا تھا۔ ایمنے جو شہبت کی موت کے بعد گمسم سی رہ گئی تھی، اپنے بیٹے کے منہ سے یہ بات سنتے سہمی تھی۔ نہیں دل، میں نے شہبت کو نہیں مارا، وہ صرف ایک حادثہ تھا، اور میں نہیں، آپ نے ہی انہیں مارا ہے، میں نے دیکھا تھا، آپ نے انہیں سیڑھیوں سے دکا دیا تھا۔ دلہام اپنے باپ پر بازید نظر آیا تو ایمے کا خوف بڑھنے لگا تھا۔ اپنی گردن کے گرد تنگ ہوتا ہوا شکنجا نظر آیا تو وہ ایک دم سے دلہام کی گردن دبوچے اسے مارنے کے در پر تھی۔ جب امرو کمرے میں داخل سامنے کا منظر ناقابل یقین تھا۔ ہاں میں نے مارا ہے شہبت کو، میں تمہیں بھی مار دوں گی اور اسے بھی۔ وہ ہیجانی کیفیت میں مبتلا تھی، اس کا خوف اس کے حواسوں پر حاوی ہونے لگا تھا۔ ایمنے کیا کر رہی ہو یہ تم؟ پاگل ہو گئی ہو، چھوڑو اسے۔ امراؤ دلہام کو اس کی گرفت سے نکالنے کی تگدو کرنے لگی تھی، لیکن ایملی پر تو جیسے جنون سوار تھا۔ شہبت کی موت کے بعد تو ڈاکٹرز ویسے بھی اسے ٹرامیٹک کنڈیشن کا بتا رہے تھے۔ امرو بڑی مشکل سے دلہام کو بچا پائی تھی۔ تم ہوتی کون ہو مجھ سے میری اولاد کو چھینے والی؟ میرا شوہر چھینا اور اب میرا بچہ، میں سارے فساد کی جڑ کو ہی ختم کر دوں گی۔ ایمرے پر جیسے جنون تھا طاری تھا،
जिसे अमरो का अक्स अरीना में बदल रहा था। उसकी जुनूनियत सहते हुए दलहाम और अमरो एक तरफ को बढ़े थे जब एमए कमरे में उसे मारने को चीजें ढूंढ रही थी। कुछ भी ना पाकर उसने ड्रेसिंग के सामने पड़ा हुआ स्टूल उठाए अमरो की तरफ पूरी कुव्वत से उछाला। वो दलहाम को पीछे हटाने के चक्कर में खुद इस स्टूल का निशाना बने थे। उसके पैर में दर्द की लहर सी उठी थी। दर्द से बेहाल अमरों की चीखों पर मुतवज्जो होते हुए सब वहां पहुंचे थे। एमरे का बिगड़ा हुआ तवाजन, अमरा की तशवीशनाक हालत और एक तरफ को सहमा सा दलहाम। अचानक से ही इतने सालों बाद आने वाली खुशी ने तूफान का रूप धारा और अमरों की गोद भरने से पहले ही उजड़ गए थे। दुल्हाम हर वक्त इस चीज का कसूरवार खुद को समझता जिसकी वजह से एक नन्ही जान दुनिया में आने से पहले ही चली गए थे। फहीम बेटियों के रोग में बिस्तर से लगे तो सबको एमरे के लिए कड़ा फैसला लेना पड़ा और उसे पागलखाने में दाखिल करवा दिया गया, जहां कभी कभार अफरीम और उनके मरने के बाद दारा जान भी चले जाते थे। लेकिन शौर की मनाजिर तय करते हुए दलहाम ने कभी उनकी हालत जरा का सोचा भी नहीं था। इस हादसे के 2 साल बाद अमरों को खुदा ने परिहान की नेमत से नवाजा तो दुल्हाम ने उसे हाथ का अछाला बना लिया था और परिहान से उसकी मोहब्बत को देखते हुए अमरों भी उसके वक्त के मारे बच्चे पर रहम खाते उसे अपनी गोद की नरमी देने लगे थे। वक्त तेजी से गुजर रहा था जब दुल्हन भट्ट की बेरौनक जिंदगी में वो बहारों की जैसी लड़की ने तहका मचा दिया था। उस दिन वो बड़े बाबा की जगह मेहमान बनकर गया था जो किसी और तकरीब में थे। वो दुल्हन को अच्छे हाथ से डोनेशन के साथ कॉलेज भेजा था और अना से पहली मुलाकात ही दुल्हन को उस लड़की के हसूल के लिए कोशिश कर गए थे। सोती हुई अना का हाथ दुल्हन के सीने से टकराया तो वो माजी की अथाह गहराइयों से वापस लौटा था जहाँ वो उसके मजीद नजदीक होते हुए पहली रात ही उसका इज्जत आजमाने लगे थे। दुल्हन यकटा उसको देखे जा रहा था। कुदरत का वो हसीन शाहकार सरापा उल्फत था, लेकिन दुल्हन इस मुकाम से लौट आया था। माथे पर चिकनों का जाल बिछा हुआ था और उसका हाथ झटके उठ खड़ा होता शायद कि आप कमजोर पड़ जाने का डर था। नींद तो उसे वैसे ही टूट गई थी या उसके पहलू में रहती लड़की वजह से आने से इनकारी थी। सुबह अना की आंख खुली तो खुद को दबेस बेड पर पाते हुए उठ बैठी थी। खाली कमरा उसकी गैर मौजूदगी की दास्तान सुना रहा था। अपनी अनादिल के लिए तो दुल्हन बाद दुनिया को बुलाए दे। सुबह के आगाज पर दुल्हन बाद का चेहरा और सोते वक्त भी सिर्फ और सिर्फ दुल्हन बाद अनादिल की दुनिया उसे हट कर होनी नहीं चाहिए। कुछ खूबसूरत लम्हों की सरगोशियां कानों में गूंजी तो एहसास हुआ कि लोग इस किस तरह अपनी बातों से मुकर जाया करते हैं। अगर मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे तो आई स्वेयर अना दिलावर बिगड़ जाएगी। ओ सॉरी अनादिल। आसपास ही कहीं अपनी शरीर हंसी गूंजी थी जो उसे अना और अनादिल के दरमियान की जंग पर गुडियों से नवाजते दुल्हानबद की आंखों पर आती थी। बेएहतियाती मुस्कुराहट इस वक्त भी लब्बों को छू गई थी। माजी को याद करते दरवाजा ना करते हुए अमरो कमरे में दाल हुई वो 2 लम्हों की वो मुस्कुराहट सिमटी थी। माजी हमेशा खूबसूरत होता है, उसे हाल की संगीनियां बता रही थी। कैसी है मेरी दुल्हन की दुल्हन। एक खूबसूरत मुस्कुराहट जो हमेशा उनकी शख्सियत का शहाना थी लबों पर सजाए वो अना की तरफ बढ़ी तो अना को अपने हुलिये पर शर्मिंदगी हुई थी। मैं ठीक हूँ आंटी, प्लीज बैठे ना। हवाला कुछ अजीब सा था। दुल्हन की दुल्हन रिश्ते भी कुछ उलझे से थे। तभी अमराव ने आगे बढ़ते हुए उसके माथे पर बोसा देते हुए उसके पास बैठ गए थे। आंटी नहीं मम्मा, आज से तुम मुझे भी दुल्हन और बाकी सब बच्चों की तरह मम्मा ही कहोगे। अमरो ने उसका चेहरा थोड़ी से पकड़े प्यार से कहा तो उसकी मोहब्बत पर अना का दिल बढ़ आया था। तभी परिहान और रम्स भी कमरे में दाखिल हुई थी जिनके हाथ में अना के लिए ड्रेस और ज्वेलरी वगैरह थी आज के रिसेप्शन के लिए। मम्मा आपने मंगवाया था ना सब। परिहान अमरो के गले का हार बनते हुए बोली थी। हाँ चलो अब टाइम वेस्ट ना करो। अन्ना का उसे तैयार होने में मदद दो, मैं बाहर के काम देख लूं और नाश्ता भिजवाती हूँ मैं। दुल्हन तो पता नहीं सुबह का निकला, उसका कोई जलसा था। दुनिया का अनोखा दूल्हा है जिसे अपने रिसेप्शन से ज्यादा जलसे जुलूसों की पड़ी हुई है। अमरा अमरो कमरे से बाहर निकलने तक बोलती गई थी तो अन्ना को माँ की याद आई थी। वो भी तो ऐसे ही बोलती थी और वो दलावर के साथ मिलकर अरीना का मजाक उड़ाती कि उन्हें पीठ पीछे बोलने की आदत पड़ती जा रही है। आंखें बिगड़ी थी, जिनकी न जाने कैसे धूप छाँव जैसे बनने लगी थी। अमरो ने फ्रेश जूस पजवाया था तो वो फ्रेश होने चली दी थी जबकि परिहान और रम उसकी ज्वेलरी सेट करने पर लगी हुई थी। जब दुल्हन की आमद पर वो मुजस्सम बननी थी भाई वो हम भाभी की हेल्प कर रहे थे। रमस ने फौरन से यहाँ मौजूदगी की वजह बयान की। जाओ तुम लोग, मैं कर दूंगा उसकी हेल्प। दुल्हन का अंदाज वो समझ नहीं पाई थी लेकिन फौरन से गर्दने असबाब में हिलाए वो वहां से रुखसत हुई थी। वो अपनी ही धुन में शावर लिए बात गाउन पहने हुए बाहर आई थी जब उसे सामने देते बुरी तरह से चौंकी थी। वहीं दुल्हन भी अपनी जगह पर सागत हुआ था। शहद रंग बालू से टपकता पानी उसके चेहरे पर शबनम के जैसे बिखरा था जबकि गुलाबी आंखों की शर्म आलूद उठती झुकती हुई पलकों ने जैसे उसे लम्हों की गिरफ्त में लिया था। वो बोल रहा था कि गुजरी शब कैसे उसके वजूद की दचियां उड़ा कर गया था। अन्ना ने
خود کو اس کی بولتی آنکھوں کے سیر سے آزاد کروایا اور بیڈ پر پڑے ڈریس کی طرف دیکھا جو اسے میلوں دور پڑا ہوا لگ رہا تھا، لیکن اٹھانا تو تھا، اس لیے قدم بیڈ کی جانب بڑھائے تھے اور دلہام کے قدم اس کی طرف بڑھے تھے۔ انا کا اعتماد کہیں جا سویا تھا اسے قریب آتا دیکھ کر، لیکن اگلے ہی لمحے وہ ساکت ہوئی تھی جب دلہام اسے بازو سے پکڑے پیچھے کی جانب دھکیلتے دیوار سے لگا گیا تھا۔ اس کمرے میں رہنے کے کچھ اصول و ضابطے طے کر لو، جس میں صف اول یہ بھی ہے کہ دلہن بد کے کمرے میں رہتے ہوئے تم مکمل ڈریس میں رہو گے۔ رات جگہ کی مار آنکھوں کو اس پر گاڑے بولا تھا، یہ کمرہ میرا بھی ہے، اگر میں چپ ہوں دلہن بہت یہ مت بولو کہ میں سدھر گئی ہوں۔ نازک وجود اس کی گرفت میں پھڑپھڑایا تھا اور ساتھ میں گشتے شہادت کا اشارہ کرتے اسے وارن کرنا چاہا تھا۔ جب دلہام نے ایک اٹھی انگلی کے جوڑوں میں اس کا پورا ہاتھ اپنے آہنی شکنجے میں لیا تھا، وہ تڑپ کر رہ گئے تھے۔ چیلنج کر رہی ہوں دلہن بہت کو، آپ کے اس کے گستاخ ہاتھ کی سزا وہ تھی جو کسی مجرم کے جیسے پل دیتے اسے انا کی پشت پر لگا گیا تھا، جیسے کسی مجرم کے جیسے بل دیتے اسے انا کی پشت پر لگا گیا تھا۔ یہ حرکت ایسی تھی کہ وہ تڑپتے ہوئے ہاتھ کے ساتھ درد کی شدت سے بچنے کو چلاتے ہوئے روح پھیر کے تھی اور غیر ارادی طور پہ ہی اس کی پشت دلہام کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ اس کا پورا وجود ہی دلہام کے حصار میں گیا تھا، نتنوں سے ٹکرائی۔ انا کے وجود کی مہک گیلے بالوں اور وجود سے اٹھتی شیمپو اور باڈی لوشن کی خوشبو دلہام کے حواسوں پر چھانے لگی تھی۔ آپ حد سے زیادہ جنگلی انسان ہیں، ہاتھ چھوڑے میرا، مجھے درد ہو رہا ہے دلہام۔ درد واقعی ناقابل برداشت تھا، تبھی تو بن پانی کی مچھلی کی مانند تڑپی تھی۔ اس کی طرف پر گونجتی دلہام کی آواز سرگوشوں میں ڈلتے مہمور ہو رہی تھی جب اس نے اپنا تکان زدہ چہرہ اس کے گلوں بالوں میں چھپائے لب اس کے شانوں پر ٹکائے تھے۔ انا مجمند ہوئی تھی۔ چلو یہ تجربہ بھی کر کے دیکھو کہ یہ جنگلی شخص کیسے اپنے وصف تم پر عیا کرتا ہے انادل۔ اس کی سزا یافتہ ہاتھ پر اپنی گرفت مزید سخت کیے، اس نے اس وقت اس کے جذبات کو شعلہ جوالا بناتی انا کو پھر سے دیوار سے لگایا جس کا چہرہ کنکریٹ زدہ دیوار کے نقش و نگار میں الجھا تھا۔ انا کا دماغ سنسانے لگا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ دلہام نے مزید اس کے چہرے پر جبر کیا تو یقیناً اس کے جبڑے ٹوٹ جائیں گے، لیکن دلہام کے ہاتھوں کی جنبش انا کے حواس متحمل کرنے لگی تھی، جنہوں نے بات گاؤن کی ڈوریوں کو کھولتے گویا اسے زمین بوس کیا تھا۔ بے حجابی کا ڈر اسے چلانے میں مجبور کر گیا تھا۔ دلہام پلیز، آپ کے التجا میں آنسو کی نمی گلی تھی۔ کیوں ابھی سے ہار مان لی جبکہ داستان وحشت از عشق کا پہلا ہی کرتاز پلٹا ہے؟ ابھی ذرا سے جھکتے اپنا چہرہ اس کے شانے سے ٹکائے دلہام نے اپنا سارا وزن اس کے ناتھوں کندھوں پر منتقل کیا تھا۔ میں چلی جاؤں گی یہاں سے بہت دور، آئی سویر دلہام، میں یہ انتقام کی جنگ نہیں مائی ڈیئرسٹ انو، یہ جذبہ انتقام کا شوق تم نے پالا تھا اور اس کا انجام میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ بھول کر بھی یہ مت بھولنا کہ تم دلہام بد کے شکنجے سے باہر جا سکو گے۔ دلہام نے سختی سے کہتے ہوئے اس کا بازو جٹتے اس کا روح اپنی جانب کیا تھا، جبکہ وہ رہائی پاتے ہوئے بازو کو ایک ڈھال بنائے ہوئے خود کو محفوظ بنانے لگے تھے۔ دلہام کی بے باک نگاہیں سے اسے اپنے وجود کی آر پار ہوتی محسوس ہوئی تھی، جبکہ انا کا چہرہ آنسو سے تربتر ہونے لگا تھا۔ اسٹاپ کرائنگ، وہ دارا تھا۔ انا نے جٹ سے آنکھوں کو صاف کرتے خود کو کمپوز کیا۔ آئی ہیٹ یو دلہام بد، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم یہ سب کر کے مجھے زیر کر لو گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ سے آئی لو یو دلہام۔ دلہام نے اس کی نفرت انگیز تقریر کو ہوا میں اڑاتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے اس کی نفرت پر محبت کا پرچار رچایا تھا۔ انا نے نفی میں ساری لایا تھا۔ آئی جسٹ ہیٹ یو انادل، جسٹ آئی لو یو انادل، جسٹ سے آئی لو یو دلہام۔ اسے ایک بار پھر سے دلہام کی دار پر چپ کروایا تھا۔ اب کہ انا نے نفی میں ساحل لایا تھا اور دلہام نے اس کی سزا میں اس کی نازک کمر میں ساتھی سے اپنی گرفت کا کمن ڈالے اسے اپنے قریب کا لیا تھا کہ اس کی سانسوں کی تپش سے اپنا چہرہ جلستا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ انادل، اب کے وارننگ دیتا ہوا انداز تھا، جبکہ سزا کی مایا بڑھاتے اپنی ہلکی ہلکی شیو داڑھی کو اس کے نقوش پر پرویا تو وہ مسائی تھی۔ دلہام کی قربت اس پر موت کے پروانے کی سزا وہ گڑبڑائے سی تھی۔ آخر کو وہ کمزور اسے پڑنا تھا کیونکہ اس پر عورت ذات کا لیبل جو لگا تھا۔ اگر وہ پہلے والا دلہام اور انا ہوتے تو کہنے کھلوانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ جب صبح صبح انا کا وائس میسج ڈراپ کیا ہوا ملتا کہ آج اسے دلہام بس سے 100 ٹائم آئی لو یو سننا ہے اور وہ لفظوں کی بارش کرتے ہوئے خود چلا تھا اور پلانٹی میں انا کو سود سمیت ان لفظوں کو لوٹانا ہوتا تھا کیونکہ محض لفظ نہ تھے، ان میں جذبات تھے۔ اور آج کھوکھلے لفظوں کی فرمائش اور ان کی ادائیگی میں انا آڑ رکی تھی۔ اس نے ہلکی سی سسکی بڑی تھی جب دروازہ بجایا گیا تھا۔ بابی، اگر آپ ریڈی ہیں تو پارلر والی کو بھیجوں؟ رمز کی آواز پر اس نے اپنے سیاحت کو دیکھا تھا جس کی گرفت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ مجھے جانا ہے دلہام، اس نے التجا پیش کی تھی، لیکن اس جنگلی شخص سے محبت کا اعتراف کیے بنا تم یہاں سے ہل نہیں سکتی انادل، اس لیے جو کہا ہے وہ کرو۔ وہاں رعایت کا کوئی خانہ نہ تھا۔ انا نے اس وقت کو کوسا تھا جب اس نے دلہام سے ضد لگائی تھی۔ نہیں بولوں گی، کیا کر لو گے؟ زیادہ سے زیادہ تھپڑ مار لو گے؟ جبرن جنسی اتصال کرو گے؟ اوکے ڈن، آئی ایم ریڈی ایٹ آل۔ بیوی ہونا، شرعی قانونی اور ایسی بیوی جسے دو نکاح پڑھایا آپ نے۔
दो बार नकाब पढ़वाया आपने, लाइक स्टार प्लस सीरीज। अपने ड्राइवर को मात देने के लिए उसने पुरानी अन्ना को जगाया था, जबकि दुल्हान उसके अंदाज को देते शॉक हुआ था। हैरान क्यों हो रहे हैं दुल्हन बहुत, अगर इस रूम तक आई हूँ तो इस रिश्ते के तकाजों से भी आगाह हूँ, जानती हूँ बहक जाओगे, इसलिए आपकी रो अपनाते तानाजानी नहीं की। कहने को तो मैं भी कह सकती हूँ, जिस वजूद पर आपने इतने हक से तो सल्लत जमाए हुए हैं, रात इसी वजूद के ठोकर मारते आपने ही कहा था ना कि अन्ना दिलावर से ताल्लुक बनाने से अच्छा है आप किसी को रखेल रख लें। क्या हुआ, जब्त की तनाबें टूट गई? कहीं मुझे ही तो रखेल बनाने का नहीं सोच लिया जो? अनादिल, अना बेफालतू की चलती जुबान को ब्रेक दलहाम के थप्पड़ लगाए थे। वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। तुमने मेरी अनादो को थप्पड़ मारा भी तो कैसे? अना के सुन होते दिमाग में एक बातकश गूंजी थी, जब एक वाक़े में एक लड़के ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था और बदले में दुल्हाम ने उसके दोनों रुखसारों पर अपनी वहशत के उम्र भर के निशान छोड़े थे और आज वो खुद उसे जर्दोकोब करने लगा था। वो बेयकीन थी अपनी हरकत पर पेशमान, तो वो भी था। रात ही तो उसने अपनी हरकत पर उसने खुद को सजा दी थी और अब फिर से वही रविश, लेकिन वो हार नहीं मानता था। खबरदार, अगर आइंदा तुमने मेरे सामने जुबान चलाई तो बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा मैं। अपने शिकस्ता लहजे पर काबू पाए उसे वार्न करते हुए निकल गया था और खुद को दूसरे कमरे में मुकेद किए सामने आईने में अपना अक्स देखा था। क्या हुआ दुल्हन बहुत, वही तो लुटाया है जो तुमने बोला था, मैस लफ्ज़ ही तो थे, फिर ऐसा क्यों? आईने में नजर आते शख्स ने दुल्हन से सवाल किया तो उसकी आंखें पानी से भरने लगी थी। कितना अरसा उस लड़की से भागता रहा था, क्योंकि वो नफरत और मोहब्बत में उलझ नहीं सकता था, और फिर से वो वापस आते दुल्हन के गज़ब को आवाज दे गए थे। आईने में दो बेयकीन कांच जैसी जख्मी आंखें उभरी तो दुल्हन ने हाथ आगे बढ़ाए उन्हें छूना चाहा था, पर वो दूर हो गई। क्यों? वो दारा था और अगले ही लम्हे दोनों हाथ आईने में नजर आते अपने अक्स पर दे मारे थे। शीशे के टुकड़ों में बढ़ते दुल्हनबद के हाथों पर भी नारसाइज के दुख रकम काट गया था। नीचे बिखरे कांच पर दो शिकवा निगाहें उसे उन्हें छूने की बेकरारी पैदा कर रही थी। वो दीवाना सा उन्हें एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े में तलाशते हुए अपने हाथों को खून आलूदा काट गया था, पर उसे फिक्र ना थी। उसे अपनी अनादल की आंखों के शिकवे मिटाने थे, पर कैसे? उसकी मोहब्बत पर तो नफरत गालिब थी। इतना आसान कहाँ था मोहब्बत से नफरत और फिर नफरत से मोहब्बत की पहेली को सुलझाना।